आप लोगों को अगर याद होगा तो पिछली क्लास तक मैंने आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग और वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी यहां तक आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सिडविक्स ईएन रूल। ये एक सिंपल डिस्कशन होगा लेकिन अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं आपके इसमें। तो सिडविक्स ईएन रूल में सबसे पहले आप ये जान लो कि यहां पर ईएन क्या है। ईएन का पूरा नाम है वैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सिडविक साहब ने ये ऑब्जर्व किया, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। सिडविक साहब का ये ऑब्जर्वेशन था कि साहब मान लो आपके पास एक कंपाउंड है K4FeCN6 जिसका कि सेंट्रल एटम यहां पर कौन है, आयरन। इस सेंट्रल एटम का प्राइमरी वैलेंसी अगर आप लोग यहां पर चेक करेंगे तो +2 आएगा और इसका सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो उन्होंने ये कहा कि आयरन जब न्यूट्रल स्टेट में होता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 26 होती है। ओके, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। मतलब अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट आपको नहीं दिखेगा, मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो सिडविक साहब का ऑब्जर्वेशन था कि सेंट्रल एटम जो डी ब्लॉक के हैं वो कॉम्प्लेक्स इसीलिए बनाते हैं कि वो अपने आउटर शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इनर्ट गैस के जैसा कर लें। कैसे, देखो जरा, आयरन का इलेक्ट्रॉन कितना है अभी, 26, लेकिन इसका प्राइमरी वैलेंसी है +2, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। इसका मतलब 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन का ये पहले लॉस करेगा। भाई प्राइमरी वैलेंसी का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया, पॉजिटिव तो मतलब लॉस हुआ ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल एटम फ्रॉम लिगैंड्स। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्या कहोगे तुम लोग कि लिगैंड से 6 लोन पेयर लिए गए और एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उसने 6 लोन पेयर लिए, तो सिंपल सी यार बात है कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन का अब फायदा हुआ, 12 इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ। तो इसके पास इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 36। इसी को कहा जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पहले से थे माइनस प्राइमरी वैलेंसी के दौरान कितना लॉस हुआ और प्लस कितना गेन हुआ। और इस केस में देखो ये 36 आ गया, जो कि आपको लोगों को पता है कि इनर्ट गैस क्रिप्टन का होता है। तो सिडविक साहब अपनी थ्योरी ये प्रपोज करना चाह रहे थे कि साहब सेंट्रल एटम कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाता है कि वो चाहता है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के जैसा हो जाए। वो अलग बात है कि बाद में हमने ऑब्जर्व किया कि कई सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। मैं दोबारा बोल दे रहा हूं, मतलब सिडविक साहब का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई नेसेसरी मस्ट कंडीशन नहीं है। उनका कहना था कि सेंट्रल एटम चाहता है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के जैसा हो जाए, बट ऑब्जर्वेशन था कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस इसको फॉलो करते हैं, कुछ फॉलो नहीं करते हैं। अब यहां पर 2 तरह का क्वेश्चन आता है। मतलब अगर मैं सिडविक्स ईएन थ्योरी की बात करूं तो 2 तरह का क्वेश्चन आता है। एक तो ये कि बताइए भाई इनमें से कौन जो है सिडविक्स ईएन रूल को फॉलो कर रहा है, और दूसरा इनमें से किसका ईएन इतना है, लाइक 26 है, 36 है, 84 है, कुछ भी। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कैलकुलेशन करोगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का तो सबसे पहले लिखोगे Z, जो कि है एटॉमिक नंबर, मतलब इनिशियली कितने इलेक्ट्रॉन थे, माइनस प्राइमरी वैलेंसी कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। ध्यान रखना प्राइमरी वैलेंसी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। तो पॉजिटिव है तो मतलब लॉस है, नेगेटिव है तो मतलब भाई अपने आप वो गेन हो जाएगा। भाई अगर यहां नेगेटिव डेटा रखोगे तो ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, और न्यूट्रल है तो 0। फिर उसके बाद ऐड करेंगे 2 टाइम्स सेकेंडरी वैलेंसी। फिर मैं क्लियर कर दूं, 2 टाइम्स हम लोग यहां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो जितना भी सेकेंडरी वैलेंसी है उसको डबल करेंगे तो उतने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। और अगर ये कैलकुलेशन करने पर यह संख्या 36 आती है जो कि क्रिप्टन का होता है, 54 आता है जो कि जेनॉन का है, 86 आता है जो कि रेडॉन का है, और 36 किसका मैंने बोला, क्रिप्टन का। तो अगर ये संख्या 36, 54, 86 आता है, then you can safely say that your coordination complex is following this Sedgwick's EAN rule। और अगर कुछ और आता है तो संख्या तो आ जाएगी
बट वो EAN रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो अगर आपको बात समझ आई हो तो EAN मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, मतलब फाइनली एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन आए। उसके लिए पहले हम उसके ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन लिखेंगे जो कि Z है, माइनस प्राइमरी वैलेंसी के फॉर्म में कितना लॉस हुआ, और प्लस 2 टाइम्स सेकेंडरी वैलेंसी, क्योंकि जितना भी सेकेंडरी वैलेंसी है उस उतना लोन पेयर होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कुछ इसमें फर्दर डिस्कशन की। लेकिन ध्यान रखिएगा एग्जाम में हम लोगों को कभी Z नहीं दिया होता है, एटॉमिक नंबर, ये आपको किसी भी एग्जाम में गिवन नहीं होता है। तो एटॉमिक नंबर आपको ख्याल रहे, मतलब ध्यान रहे, और इसलिए मैंने देखो यहां पीरियोडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने लिख दिए हैं, इनके एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशंस, ये सब आपको पता होने चाहिए। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, हालांकि ये डिस्कशन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में है। थर्ड बी ग्रुप जो है ना तुम्हारा, ध्यान रहे लॉन्ग फॉर्म में इसी को ग्रुप नंबर 3 कहते हैं, इसको 4, 5, 6, 7, और ये जो ट्राइड है इसमें 8 है, 9 है और 10 है। फॉर फर्स्ट बी और सेकंड बी 11 और 12 है। तो लॉन्ग फॉर्म में जाओगे तो 3 से लेकर 12 तक। स्कैंडिनेवियम थर्ड बी का है और 3D सीरीज है। इसका नाम 3D सीरीज इसलिए कहा गया है क्योंकि इन सभी में अगर आप देखोगे तो जो डी सबशेल इन्वॉल्व्ड है वो कौन सा है, 3D सबशेल, इसलिए हम लोग इसको नाम दे रहे हैं 3D सीरीज। ईट्रियम वाले को 4D सीरीज और लैंथेनम को 5D सीरीज। क्लियर, ये सब तो आपको पता भी होगा। स्कैंडिनेवियम 21, तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 4s2 3d1। फिर वैसे आगे बढ़ेंगे D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। बाकी एक्सेप्शंस आपको पता है जो आप लोगों को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ाया जाता है। एक्सेप्शंस की अगर मैं यहां बात करूं तो जितने भी आपको, एक तो क्रोमियम फैमिली के बारे में पता है, क्रोमियम एक्सेप्शन है, मॉलिब्डेनम एक्सेप्शन है, और टंगस्टन को जरा ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शन आइडियली हम सोचते हैं होना चाहिए बट नहीं होता है। इस बात का एक्सप्लेनेशन मैं इस टॉपिक में नहीं दूंगा, इसके लिए हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब बात करेंगे। वैसे कॉपर फैमिली में एक्सेप्शंस में तुम्हारा कॉपर है, येलो कलर से सारे एलिमेंट्स एक्सेप्शन है। इसके अलावा नायोबियम है 41, रुथेनियम है 44, रोडियम 45, पैलेडियम 46, प्लेटिनम 78। हालांकि इतने सारे एक्सेप्शंस की हमको इस टॉपिक में जरूरत नहीं होगी, बट तुम्हारी जानकारी के लिए मैंने इनको बोल्ड में येलो कलर से, डिफरेंट कलर से लिखा हुआ है। इसकी जानकारी के लिए हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब बातचीत करेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ मैं इतना बताना चाह रहा था, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ये एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक नंबर यहां लिखे हुए हैं। कुछ एलिमेंट्स एक्सेप्शन है, उनका ख्याल रखें, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एटॉमिक नंबर गिवन नहीं होता है। तो इसको, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो Z की जानकारी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मेरे पास ये क्वेश्चंस हैं। एटॉमिक नंबर अगर अभी तुरंत नहीं याद है तो आप बुक से देखकर या इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस कॉम्प्लेक्स क्रोमियम इज द सेंट्रल एटम, 6 waters molecules as ligands. So for chromium Z is equal to 24। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। अगर आप प्राइमरी वैलेंसी क्रोमियम का यहां पर सॉल्व करोगे तो +3 आएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर वाटर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो 6 वाटर 6 लोन पेयर्स देंगे। अब अगर इसका मैं EAN कैलकुलेशन करूं तो ध्यान दीजिएगा तरीका क्या है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, ओरिजिनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज 24 फॉर क्रोमियम, माइनस लॉस कितना हुआ 3 इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी वैलेंसी, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब 6 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2, इतने का गेन हुआ। इसको सॉल्व कर लो, आपका देखो आंसर आ रहा है 33। और 33 जो है ये 36, 54 और 86 आएगा तो ही हम कहते हैं कि EAN रूल फॉलो कर रहा है या सिडविक्स रूल फॉलो कर रहा है। इट मींस कि ये कॉम्प्लेक्स जो है सिडविक्स EAN रूल को फॉलो
नहीं कर रहा है। तुम्हारा यही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फॉलो ईएन रूल। तो इसका ना तो 36 है, ना 54 है, ना 86 है, मतलब ये ईएन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जल्दी से चलिए समझ लीजिए, यहां पर आपके पास 6-7 क्वेश्चन और हैं। मुझे लगता है 4 से 5 मिनट बहुत है, तो जल्दी से वीडियो पॉज करके शुरू हो जाइए और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन, आयरन का एटॉमिक नंबर हो गया 26 माइनस प्राइमरी वैलेंसी है 3। आप सॉल्व करोगे तो प्राइमरी वैलेंसी इसका 3 आएगा। साइनाइड मोनोडेंटेट है तो 6 साइनाइड से 6 लोन पेयर मतलब 12, टोटल सॉल्व करने पर आया 35। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स भी ईएन रूल को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट, आयरन इज अगेन 26 माइनस प्राइमरी वैलेंसी इज +2, तो मैंने +2 रख दिया यहां पर, सॉरी -2 रख दिया, 2 का लॉस हुआ और 6 लोन पेयर तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, आंसर आया 36। इसका मतलब ये ईएन रूल फॉलो करेगा। नेक्स्ट, पोटेशियम वाला प्राइमरी वैलेंसी, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर तो आप लोग निकाल ही लोगे, है ना, वो तो आपको पता है, रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, मरकरी का एटॉमिक नंबर होता है आपका 80 माइनस लॉस हुआ 2 का और 4 आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन मिल गए 8, 4 लोन पेयर तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, और आप देखो तो इसका आंसर आया है 86 जो कि रेडॉन के लिए है, तो मतलब ईएन रूल को ये फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन, निकेल। तो ये ऐसी सिंपल से क्वेश्चन है, और ये भी मैं कह दूं कि इस लेवल का क्वेश्चन हमारे पास जो है जेईई मेन या नीट में ही आता है, मेडिकल एग्जाम में। एडवांस लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद मैं आता हूं उस क्वेश्चन पे। जैसे यहां निकेल की अगर मैं बात करूं तो निकेल के लिए एटॉमिक नंबर है 28 माइनस प्राइमरी वैलेंसी 2। कैसे? डीएमजी पर कितना चार्ज होता है, शुरुआत की क्लास में पढ़ाया है, सेकंड क्लास में जब क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड की हमने बात की है, तो डीएमजी पे चार्ज होता है -1। अगर निकेल का हम x ले लें और डीएमजी होल ट्वाइस है तो ये -2 बराबर 0, तो निकेल का जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कितना आ जाएगा, +2। तो एटॉमिक नंबर 28 माइनस प्राइमरी वैलेंसी 2 और प्लस, अब आप लोगों को एक और बात याद दिला दूं कि जो डीएमजी हमने पढ़ा है, डीएमजी माइनस, ये हमारा कैसा लिगेंड था, हमारे लिस्ट में था ना, तो उम्मीद है कि अब तक आप भूल नहीं गए हैं। तो डीएमजी माइनस एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है। बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब एक डीएमजी 2 लोन पेयर देगा, तो साहब 2 डीएमजी सिंपल से बात है, 2 दूना 4 लोन पेयर देगा। 4 लोन पेयर का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, सो +8 यहां कर दीजिए और ये आपका आंसर आ गया 34। इसका मतलब ये ईएन फॉलो नहीं कर रहा है, ये शुरुआत वाले भी नहीं फॉलो कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन भी निकेल को ही लेकर है, और फटाफट सोचो जरा, आपने सोच ही लिया होगा वैसे। निकेल का अगर प्राइमरी वैलेंसी यहां देखोगे तो 0 है, वो कैसे, अगर आपके माइंड में आता है तो मैं सॉल्व कर देता हूं। निकेल का x कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, जो 0 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0। तो एटॉमिक नंबर 28 माइनस प्राइमरी वैलेंसी 0 और कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोडेंटेट है, मतलब एक कार्बन मोनोऑक्साइड 1 लोन पेयर, तो 4 कार्बन मोनोऑक्साइड 4 लोन पेयर मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको सॉल्व करो तो आंसर आया 36। इसका मतलब ये ईएन रूल को फॉलो करेगा। तो मैं चाहूंगा ऐसे ही आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें जल्दी से। देखिए यह है 79 माइनस प्राइमरी वैलेंसी 1, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4। इसको सॉल्व करिए तो शायद आपका आंसर आ जाएगा 82, जो कि ईएन फॉलो नहीं करेगा। और लास्ट क्वेश्चन में निकेल का 28 माइनस प्राइमरी वैलेंसी 2 और एथाइलिन डायमाइन ईएन, एथाइलिन डायमाइन भी तुम्हारा कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट, तो 1 ईएन से 2 लोन पेयर, तो 3 ईएन से 6 लोन पेयर, 6 लोन पेयर्स, सो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको सॉल्व करो, आंसर आया 38, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये मैंने आपको सॉल्यूशन दिया, होप कि आपने खुद भी कर ही लिया होगा, ठीक है, क्योंकि इतना भारी क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन Z का एटॉमिक नंबर को आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ओके, और थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को बेहतर किया जाए हायर लेवल पर तो क्या हो सकता है। तो ये मेरे पास देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे लगता है एडवांस लेवल पर हो सकते हैं, और करीब करीब आपके पास 5 क्वेश्चन हैं, और इनको सॉल्व करने के लिए मैं आपको जो है 5 मिनट देता हूं। तो जल्दी से शुरू हो जाओ
और 5 मिनट इन क्वेश्चन को सॉल्व करो, इन पांचों को, और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, सोडियम +1, तो 2 सोडियम का हो गया +2, आयरन एटॉमिक नंबर है X, साइनाइड इज -1, सो फॉर 5 साइनाइड आयंस वी कैन राइट -5, और NO लिगेंड अगर आप लोगों को याद होगा तो +1 होता है, इक्वल टू 0, तो यहां से अगर सॉल्व करें तो x इक्वल टू +2, x इक्वल टू व्हाट, +2। अब अगर इस कॉम्प्लेक्स में आपको EAN निकालना हो तो देखिए आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 माइनस प्राइमरी वैलेंसी 2 प्लस 5 साइनाइड आयन है तो 5 लोन पेयर, क्योंकि साइनाइड मोनोडेंटेट है, NO प्लस भी मोनोडेंटेट है, तो टोटल कितने लोन पेयर, 6 लोन पेयर्स, सो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 36, और इस आधार पर शायद ये EAN को फॉलो कर रहा है। तो ये थोड़े से बेहतर क्वेश्चन है यहां पर। इनफैक्ट इस कंपाउंड को आप लोग जानते भी होंगे, ये काफी इस्तेमाल होता है आपके लेबोरेटरी टेस्ट में, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, जो कि सल्फाइड आयन के डिटेक्शन में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो चर्चा हम लोग करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वाला कंपाउंड भी अगर आप लोगों को याद होगा तो एक नाइट्रेट के टेस्ट में आपको एक ब्राउन रिंग मिलती है ना, रिंग टेस्ट जिसको आप कहते हो, तो ये वही कंपाउंड है। यहां भी आपको आयरन का प्राइमरी वैलेंसी अगर चाहिए तो ये हो गया X, वाटर है 0, NO पर +1 क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है, और सल्फेट -2 इक्वल टू 0, तो यहां से X बराबर तुम्हारा आ गया +1। अब अगर आप देखो तो आयरन का अगर EAN निकाला जाए, सो दिस इज इक्वल टू 26 माइनस प्राइमरी वैलेंसी 1, वाटर मोनोडेंटेट, तो 5 लोन पेयर वाटर से आ गए, 5 वाटर से, और 1 लोन पेयर NO से, तो अगेन 6 लोन पेयर्स, सो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको चेक करो तो शायद आएगा 37, और ऑब्वियसली EAN को फॉलो नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़े से बेहतर क्वेश्चन है, मैं ये कहूंगा क्यों। जैसे देखो यहां लिखा है सिग्मा C3H5, तुम लोगों को अगर याद होगा तो C3H5 -1 होता है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है एलाइल, और ये भी तुम लोगों को अगर ध्यान होगा तो याद दिला दूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 माइनस में अगर ये लोन पेयर देगा सिग्मा डोनर तो मोनोडेंटेट होगा, अगर सिग्मा डोनर होगा तो यहां पर ये मोनोडेंटेट है, और अगर ये पाई डोनर है तो बाइडेंटेट है। ये सब पढ़ा चुका हूं आपको। मतलब जब सिग्मा C3H5 लिखा है तो ये मोनोडेंटेट है, और जब पाई C3H5 लिखा है तो ये बाइडेंटेट है। तो आंसर निकालने के लिए सबसे पहले इसका प्राइमरी वैलेंसी निकालते हैं। कैसे, देखो टाइटेनियम का मान लो हो गया X, C3H5 पर 1 नेगेटिव है, और ये है C3H5 होल ट्वाइस, तो एक C3H5 पर अगर 1 नेगेटिव है तो होल ट्वाइस पर 2 नेगेटिव है, तो क्या हो गया -2। फिर पाई C3H5 यहां पर ये 1 है तो 1 माइनस बराबर 0, तो X बराबर आ गया +3। तो पहले तो ये जान लो कि टाइटेनियम का प्राइमरी वैलेंसी +3 है। फिर से बोल दे रहा हूं कैसे, टाइटेनियम का X सिग्मा C3H5 होल ट्वाइस, तो चार्ज है -1, तो -1 होल ट्वाइस -2, और ये अकेला है तो -1 बराबर 0। और अब निकाल लो तुम इसका EAN। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर आपको लोगों को याद होगा होता है 22, माइनस इसका प्राइमरी वैलेंसी 3। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, जब सिग्मा C3H5 लिखा है, ध्यान देना, केयरफुली सुनिएगा क्योंकि ये सिंपल नहीं है क्वेश्चन। जब सिग्मा C3H5 है देन इट इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, और जब होल ट्वाइस कर दिया इसका मतलब 2 लोन पेयर में मोनोडेंटेट होल ट्वाइस, तो 2 लोन पेयर ही आ गए। और जब पाई C3H5 लिखा है तब तो वो बाइडेंटेट है ही, तो 2 लोन पेयर यहां से और यहां से एक एक करके 2, 4 लोन पेयर, तो मैं लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, यह जाएगा 8। शायद आपका आंसर आएगा यहां 27, और अब इसलिए EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर, आगे बढ़े। अगला देखो CrC6H6 होल ट्वाइस। अगेन तुम लोगों को ध्यान होगा तो C6H6 बेंजीन एक ट्राइडेंटेट लिगेंड है। जिस दिन हम लोगों ने पाई इलेक्ट्रॉन डोनर पढ़े हैं ना, सिनर्जिक बॉन्डिंग वाली क्लास रिवाइज करो। अगर कंफ्यूजन हो किसी को इसमें तो सिनर्जिक बॉन्डिंग की क्लास को रिवाइज करें।
तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, प्राइमरी वैलेंसी सॉल्व कर लो 0 है, और अगर ये ट्राइडेंटेट है 3 लोन पेयर और होल ट्वाइस है तो 6 लोन पेयर मल्टीप्लाइड बाई 2, आंसर आया 36, और ये ईएन रूल फॉलो कर रहा है। और लास्ट क्वेश्चन भी अगर आप लोगों को याद होगा तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड हुआ करता था, फेरोसिन, और इसमें भी C5H5 माइनस होता है, ठीक है, जिसको हमने पढ़ा है ट्राइडेंटेट होता है, ट्राइडेंटेट, कुछ लिखा नहीं है तो पाई डोनर मानते हुए ट्राइडेंटेट। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 माइनस प्राइमरी वैलेंसी चेक कर लो 2 है, और अगर ये भी ट्राइडेंटेट है तो मतलब 3 लोन पेयर, और होल ट्वाइस है तो 6 लोन पेयर, ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, और इसमें भी आंसर आपका लकीली 36 आ रहा है, और ये भी ईएन को फॉलो कर रहा है। तो ये थोड़े से बेहतर क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि देखिए लिगैंड का नेचर चेंज करके या थोड़े बेहतर हायर लेवल के लिगैंड्स का इस्तेमाल करके हम डिस्कशन को थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। तो ये मैं कह सकता हूं एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। आप लोग पॉज करके इसको नोट करिएगा और अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ ईएन रूल। ठीक है, ये इस पर भी एक ठीक क्वेश्चन बन सकता है। देखिए एक स्टेटमेंट लिखा है और बन क्या सकता है, एडवांस में इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आया है, अभी उस क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं। सबसे पहले आप एक स्टेटमेंट लिखा, उसको ध्यान से पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है फैक्ट करके, ओके, और फैक्ट करके लिखा हुआ है कि ऑल 3D सीरीज मेटल कार्बोनिल्स फॉलो ईएन रूल। पहले ध्यान से स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो। ऑल व्हाट? 3D सीरीज मेटल कार्बोनिल्स, मतलब 3D सीरीज वाले, मतलब स्कैंडिनेवियम जो पहला वाला सीरीज था ना, अभी जो पीरियोडिक टेबल आपको दिखाया मैंने, तो उसमें जो पहला वाला सीरीज था स्कैंडिनेवियम, टाइटेनियम, वाइनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, तो ये जो आपका पहला 3D सीरीज था उसके जो कार्बोनिल होते हैं, कार्बोनिल मतलब जिनमें लिगैंड CO होता है, उनको कहते हैं मेटल कार्बोनिल। तो लिखा है कि वो ईएन फॉलो करते हैं और उनका जो ईएन है ना वो हमेशा 36 रहेगा, क्योंकि 3D सीरीज में जो लास्ट में इनर्ट गैस है वो कौन है? क्रिप्टन है। जैसे आप देखो ना, निकल अगर एक 3D सीरीज का मेटल कार्बोनिल है और निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, प्राइमरी वैलेंसी आप चेक करो 0 है, सेकेंडरी वैलेंसी 4 है, 4 कार्बोनिल हैं, सो 2 into 4, तो आंसर आ गया 36। तो ईएन रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये एक फैक्ट की तरह आप लोग मतलब याद करके रखो, फैक्चुअल बात है, सत्य है कि हमेशा ऐसा होता है कि अगर 3D सीरीज का कोई भी मेटल कार्बोनिल है तो साहब ईएन रूल को फॉलो करेगा ही करेगा। इस बात का इस्तेमाल करके एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, मैं उसी क्वेश्चन पर आ रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और मैं चाहूंगा कि आप ही इसको सॉल्व करें, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें। क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें कि पूछा जा रहा है कि फाइंड x एंड y, ये है आपका x और यहां लिखा है y। तो फटाफट चलो शुरू हो जाओ और सॉल्व करके बता दीजिए कि x और y क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल एक एप्लीकेशन है आपके सिडविक्स ईएन रूल का। ये आयरन और कोबाल्ट के 2 कार्बोनिल हैं और आयरन और कोबाल्ट दोनों ही 3D सीरीज के मेटल्स हैं, और जैसा कि हमारा स्टेटमेंट कहता है कि साहब अगर 3D सीरीज का कोई भी मेटल कार्बोनिल होगा तो वो ईएन रूल को फॉलो करेगा ही करेगा। तो वीडियो को रोककर आप लोग सॉल्व करिए और देन देखिए मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लो तुम्हारे पास मैं FeCO होल X की अगर बात करूं, यहां पर आयरन का प्राइमरी वैलेंसी 0 है और सेकेंडरी वैलेंसी ऑब्वियसली X ही है। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड X लिगेंड्स हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोडेंटेट है, तो हर एक कार्बन मोनोऑक्साइड एक लोन पेयर देगा, तो X कार्बन मोनोऑक्साइड X लोन पेयर देंगे। अब अगर आप आयरन का ईएन निकालें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 26 माइनस प्राइमरी वैलेंसी प्लस 2 टाइम्स X, क्योंकि X क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी, जो कि है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और फैक्ट क्या कहता है कि ये जो ईएन रूल को फॉलो करेगा, मतलब ये 36 आना चाहिए। सिंपल सी बात है यार, इसको यहां से सॉल्व कर लीजिए। देखिए x इक्वल टू क्या आ गया? 5। तो अगर आपसे हो गया था तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं हुआ था तो एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया ना, तो इसी बेसिस पर सेकंड क्वेश्चन जल्दी से मैं आपको 15 सेकंड देता हूं। चलिए
अगर आपसे नहीं हुआ था तो 15 सेकंड लीजिए, सेकंड वाला सॉल्व करके बता दीजिए क्या आ जाएगा y की वैल्यू। शुरू हो जाइए। यहां पर हमारे पास CrCO होल y है, चलिए सॉल्व करिए। और इसका प्राइमरी वैलेंसी क्रोमियम का अगेन 0 है और सेकेंडरी वैलेंसी y है। तो अगर क्रोमियम के लिए EAN निकाला जाए तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 24 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, माइनस प्राइमरी वैलेंसी 0 और प्लस 2 इंटू सेकेंडरी वैलेंसी, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 36। तो अगर आप लोगों ने कर लिया होगा और प्रोबेबली कर लिया होगा, ठीक है, तो आप चेक करो तो शायद आंसर आएगा y इक्वल टू 6। तो इस तरह के कुछ इंटीजर टाइप के, वो आजकल जो जेई में आ रहे हैं ना इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, तो उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है और ये एक एप्लीकेशन है जस्ट EAN रूल का। लेकिन एक बात माइंड में जरूर जाती है, जैसे स्टेटमेंट तो हमने कह दिया कि साहब जो है 3D सीरीज का कोई भी अगर मेटल कार्बोनिल होगा, 3D सीरीज का अगर कोई भी मेटल कार्बोनिल होगा तो वो EAN रूल को फॉलो करेगा। लेकिन मान लो अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई अगर फॉलो ना कर रहा हो, तब क्या होगा, देखते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है MnCO होल 5 आपके सामने, आप देखिए, जो EAN रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। जैसे MnCO होल 5 में अगर आप चेक करोगे तो इसका Z बराबर 25 माइनस प्राइमरी वैलेंसी 0, 5 कार्बन मोनोऑक्साइड है तो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा और ये संख्या आ गई 35, लेस देन 36। कितना लेस देन, कितना कम है, सिर्फ 1 यूनिट। तो ये क्या कर सकता है, ये अपने EAN को फॉलो करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। यार ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करना कहलाता है इलेक्ट्रोनेशन, और इलेक्ट्रोनेशन को ही आप क्या कहते हो, रिडक्शन। तो पहला काम जो ये है वो ये कर सकता है कि MnCO होल 5 रिएक्शंस के दौरान 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करे और ये बदल जाए MnCO होल 5 माइनस में। अब ध्यान देना मेरी बात को। तो क्या इसका 36 हो गया? यस। कैसे, देखो यहां पर इसका प्राइमरी वैलेंसी था 0 और सेकेंडरी वैलेंसी था 6, सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी था इसका कितना, 5, और तुमने जो EAN यहां पर निकाला है वो आया था 35। तुम लोग यहां सॉल्व करो तो इसका प्राइमरी वैलेंसी आएगा -1, सेकेंडरी वैलेंसी आएगा 5, और अगर अब तुम लोग इसका EAN सॉल्व करो तो 36 आएगा। तो अगर आपका 3D सीरीज का मेटल कार्बोनिल, जिसको कि EAN फॉलो करना मस्ट है, अगर किसी कंपाउंड में ऐसा नहीं हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोनेशन या डी इलेक्ट्रोनेशन करा सकता है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा इलेक्ट्रोनेशन कराएगा, यार 35 वाला होगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, 37 वाला होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वो EAN फॉलो नहीं कर रहा है तो या तो उसका रिडक्शन हो जाएगा या ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। जैसे इस केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन। मैग्नीज का क्या हो जा रहा है, मैग्नीज का रिडक्शन हो जा रहा है। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि साहब अगर मैग्नीज का रिडक्शन हो जा रहा है, इसका मतलब ये कंपाउंड एक अपने आप में क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब भी हम दे सकते हैं। एक तो ये है, और दूसरा तरीका जैसा कि आप लोग यहां देख रहे होंगे वो है डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन का मतलब MnCO होल 5 के 2 मॉलिक्यूल मिलकर Mn2CO होल 10 बनाए। तो क्या जब वो Mn2CO होल 10 बनाएगा तो उसका क्या EAN रूल फॉलो हो जाएगा? क्या उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 हो जाएगा? चलो चेक करते हैं, देखो जरा। देखिए यहां पर हमें जैसे कि पता है कि प्राइमरी वैलेंसी 0 है, सेकेंडरी वैलेंसी 5 है, और EAN जो हम लोगों ने निकाला था अभी वो 35 था। Mn2CO होल 10 के बारे में सबसे पहले अगर मैं इसका थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रक्चर बता दूं तो इसके अंदर मैग्नीज और मैग्नीज के बीच एक डेल्टा बॉन्ड होता है। केमिकल बॉन्डिंग में आपको सिखाऊंगा 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड। ओके, तो ये डेल्टा बॉन्ड होता है मेटल और मेटल के बीच। अगर आप लोग डेल्टा बॉन्ड का नाम नहीं जानते हैं या आप लोगों ने अगर नाम नहीं सुना है तो हम बात करेंगे जब केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक पढ़ेंगे, क्लियर। इसमें दोनों मैग्नीज पर 5 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के जुड़े होंगे, ठीक है। MnCO होल 5 एक इधर है,
5 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, MnCO होल 5 एक इधर है 5 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ओके, और अब अगर मैं इसका EAN का कैलकुलेशन करूं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इस पूरे कंपाउंड की बात करूं, जरा ध्यान देना, जब यहां पर उसने डेल्टा बॉन्ड बनाया है तो एक इलेक्ट्रॉन इस मैग्नीज का है, एक इस मैग्नीज का है, लेकिन शेयर ये भी करता है, शेयर वो भी करता है। तो क्या तुम लोग ये बता सकते हो कि इस डेल्टा बॉन्ड से इनको कितने इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ? मेरी बात समझिएगा, मैग्नीज और मैग्नीज के बीच जब ये डेल्टा बॉन्ड बना तो नो डाउट एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले मैग्नीज का है, एक इलेक्ट्रॉन राइट वाले मैग्नीज का है। लेकिन जब एक बार ये बॉन्डिंग हो गई, यार ऐसे समझो ना कि एक जो है साइकिल मेरी है, एक ही मेरी है, और एक साइकिल आपकी है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि दोनों साइकिलें एक कॉमन प्लेस पर रख दी। क्लियर? और हम लोगों में समझौता हो गया कि दोनों साइकिल्स का इस्तेमाल मैं भी कर सकता हूं और दोनों का इस्तेमाल तुम भी कर सकते हो। तो अब अगर मुझसे कोई पूछेगा कि तुम्हारे पास कितनी साइकिलें हैं, तो मैं क्या जवाब दे सकता हूं? क्या मैं 2 बोल सकता हूं कि हाँ मेरे पास 2 साइकिल है? या आपसे भी अगर कोई पूछता है कि आपके पास कितनी साइकिल्स हैं, तो आप भी कितनी बोल सकते हो? 2, क्योंकि वो दोनों अब कॉमन हो गई। मेरे पास थी एक ही, लेकिन अब मेरे पास ये 2 हैं, तो मुझे कितने साइकिल का फायदा हुआ? ऑब्वियसली 1 का फायदा हुआ, 2 का नहीं, क्योंकि उन 2 में से एक तो मेरा ही था यार पहले से ही। तो अगर यहां पर ये एक पेयरिंग हो गई तो दोनों मैग्नीज को एक एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हो गया। मतलब ओवरऑल कह सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन का फायदा, एक इसको और एक इसको। तो क्या तरीका होता है इसका EN निकालने का कि देखिए मैग्नीज के 2 एटम हैं, तो मैंने लिख दिया 2 × 25। भाई एक मैग्नीज के पास 25 है तो दोनों के पास 25 + 25। कार्बन मोनोऑक्साइड 10 हैं और हर कार्बन मोनोऑक्साइड से एक लोन पेयर मिलेगा, सो 10 × 2। ध्यान से सुनते रहिएगा, मैं जो है इसका EAN का कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर दोनों मैग्नीज के लिए एक साथ सॉल्व किया जाए, मैं ये कैलकुलेशन यहां पर लिख रहा हूं। तो सबसे पहले तो 2 मैग्नीज के लिए मैंने लिखा है 2 × 25, 10 कार्बन मोनोऑक्साइड से 10 लोन पेयर, तो 10 × 2, और प्लस ये जो डेल्टा बॉन्ड है इसके लिए मैं 2 लिख रहा हूं, और इस पूरी संख्या को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं। क्यों 2 से डिवाइड कर रहा हूं? क्योंकि मुझे एक मैग्नीज का चाहिए और जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो 2 मैग्नीज के लिए किया है। मैं दोबारा बोल दे रहा हूं, दोनों मैग्नीज का 25 25, 2 × 25, 5 कार्बन मोनोऑक्साइड 5 कार्बन मोनोऑक्साइड 10 कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 10 × 2, और डेल्टा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को एक एक का फायदा है, तो टोटल मैंने 2 लिख दिया। मतलब डेल्टा बॉन्ड के लिए तुमको 2 लेना है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स जिनके बीच इसको बांट देना है। आप चेक करो तो आंसर आया 36। तो नियम क्या निकलता है कि अगर EN रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो या तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है या डाइमराइजेशन हो सकता है। मैं चाहूंगा आप लोग इसको लिख लें, ठीक है? इसको अच्छी तरह से नोट कर लें, और इसके बाद हम इसी डाइमराइजेशन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए थोड़े से और अगर मैं बेहतर क्वेश्चंस आपको समझा सकूं। देखो जरा, ये कोबाल्ट का कंपाउंड है, इनफैक्ट ये भी डाइमर है, और इनफैक्ट किसका डाइमर है तो ये तो आप भी समझ रहे होगे कि ये CO होल 4 कोबाल्ट टेट्राकार्बोनिल का डाइमर है। और कोबाल्ट टेट्राकार्बोनिल का अगर तुम EAN निकालो तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, लॉस है 0 का, और 4 कार्बोनिल से 4 × 2 8 का फायदा, आंसर आया 35। मतलब ये EAN को फॉलो नहीं कर रहा है, इसी वजह से ये देखो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इस CO होल 8 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह समझा दूं कि इस CO होल 8 के 2 पॉसिबल आइसोमर्स हैं, 2 स्ट्रक्चर हैं। ध्यान से सुनना, एक स्ट्रक्चर में कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच डेल्टा बॉन्ड है, दोनों कोबाल्ट पर 3-3 कार्बन मोनोऑक्साइड है, और इनके बीच 2 कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रिजिंग है। ब्रिजिंग का मतलब दोनों से जुड़े हैं। तो एक स्ट्रक्चर तो इसका ये है, और ध्यान देना इसमें क्या क्या किया है। कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच डेल्टा, 3 को कार्बन मोनोऑक्साइड लेफ्ट में, 3 राइट में, और 2 कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रिजिंग। ब्रिजिंग का मतलब दोनों से एक साथ जुड़ते हैं।
ये और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग बॉन्डिंग के अंदर चलेंगे, मतलब इनका हाइब्रिडाइजेशन जब डिस्कस करेंगे। और दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर इसका ये है जिसमें दोनों कोबाल्ट के बीच एक डेल्टा बॉन्ड है, 4 कार्बन मोनोऑक्साइड जो हैं वो इस पर जुड़े हैं और 4 मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड इस पर जुड़े हैं। मतलब एक भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ब्रिजिंग नहीं है। और ये दोनों ही आपके जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से ये मेजर है, मतलब ये ज्यादा मात्रा में होता है, ज्यादा स्टेबल है, और ये माइनर है। मेजर मतलब ये ज्यादा स्टेबल है और ये माइनर स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर तुम इनका EAN का कैलकुलेशन करो तो दोनों से सेम आएगा। देखो 2 कोबाल्ट हैं तो 2 × 27, 2 × 27। कार्बन मोनोऑक्साइड कितने हैं? 8 हैं, तो 8 × 2 भाई 8 लोन पेयर। और एक है डेल्टा बॉन्ड यहां पर, या चाहे ये वाला ले लो, तो डेल्टा बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 कोबाल्ट हैं। आप आंसर अपना चेक करो, 36 आ रहा होगा। मतलब मैं चेक भी नहीं कर रहा हूं, डेफिनेटली 36 आ ही रहा होगा, क्योंकि वो डाइमराइजेशन हुआ ही इसीलिए है कि वो EAN रूल को फॉलो कर ले। तो इन क्वेश्चंस में भी जब तुम EAN का कैलकुलेशन करोगे तो पक्का 36 आएगा, आना ही आना है। हां, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है वो मैं बना दे रहा हूं, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। EAN आप लोग खुद से कैलकुलेट करिएगा। इसमें क्या होता है, एक आयरन पर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरे पर भी 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ब्रिजिंग है, सॉरी ये डेल्टा बॉन्ड से जुड़े हैं, और इनके बीच में ये 3 कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रिजिंग है। वहां 2 कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रिजिंग थे, यहां 3 है। तो बेसिकली इसको लिखा जा सकता है CO होल थ्राइस Fe, फिर CO होल थ्राइस, फिर Fe, देन CO होल थ्राइस। तो बीच वाले 3 जो है ब्रिजिंग है, लेफ्ट और राइट वाले टर्मिनल है। स्ट्रक्चर सामने है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करिएगा, खुद से करिएगा, 36 आ जाएगा। और लास्ट वाले में जिसमें 3 आयरन एटम है, वो कुछ ऐसे है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, जरा इसी से देखिएगा, मैं बना रहा हूं। 3 कार्बन मोनोऑक्साइड यहां है, डेल्टा बॉन्ड, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड यहां है, ध्यान देना, मैं उसी से इसको कन्वर्ट करूंगा। और इनके बीच में 3 कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, तो 3 में से मैंने 2 जोड़ दिए, और 1 कार्बन मोनोऑक्साइड के बजाय मैंने आयरन ले लिया दोनों से। और अब इस आयरन से टोटल 4 कार्बन मोनोऑक्साइड है, समझिए। तो ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा Fe3CO12 का। तुम में से अगर किसी को लग रहा है कंफ्यूजन कि साहब इसका EAN जब निकालेंगे तो क्या सच में 36 आएगा, चला देखो, 3 आयरन है तो 3 × 26, भाई आयरन के 3 एटम है ना, 1 2 3, तो 3 × 26, समझ आई बात। कार्बन मोनोऑक्साइड 12 लोन पेयर देंगे तो 12 × 2। और अब अगर तुम डेल्टा बॉन्ड देखो तो देखो यहां 3 डेल्टा बॉन्ड है, एक ये डेल्टा है, एक ये डेल्टा है, एक ये डेल्टा है। और मैंने क्या समझाया आपको कि हर एक डेल्टा के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये 3 डेल्टा बॉन्ड हैं तो 3 डेल्टा बॉन्ड के लिए 6 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 3 आयरन एटम्स, एंड द आंसर विल बी 36। तो वो आना ही आना है, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है गलती होने की। इवन मैं, अगर आप समझें तो इवन एक और चीज बोल दे रहा हूं, अगर ये समेशन वाले मेथड के बजाय तुम इंडिविजुअली किसी का निकालो तो भी आंसर वही आएगा। देखो जरा कैसे, जैसे मान लो इस वाले आयरन का इंडिविजुअल EAN अगर हम निकालें, ये वाला जो आयरन एटम है इसका इंडिविजुअल अगर हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालें तो देखो आयरन का 26, 4 कार्बन मोनोऑक्साइड से 4 लोन पेयर मतलब 8, और डेल्टा बॉन्ड एक इधर है एक इधर है। जब तुम अकेले आयरन की बात करोगे तब हर डेल्टा बॉन्ड से 1 इलेक्ट्रॉन का फायदा होगा। भाई इंडिविजुअल एटम को तो एक का ही फायदा है, तो 1 डेल्टा बॉन्ड से 1 इलेक्ट्रॉन इधर फायदा होगा, 1 इधर फायदा होगा, टोटल 2 जोड़ दीजिए और देखिए आंसर कितना आया, 36। अगर आपके माइंड में है तो क्या इसमें भी ऐसे आएगा? यस, बिल्कुल आएगा। चेक करो, आयरन का 26 प्लस 3 कार्बन मोनोऑक्साइड से 6,
3 कार्बन मोनोऑक्साइड से 6, इन 2 डेल्टा बॉन्ड से 2, समझते रहिएगा। 3 कार्बन मोनोऑक्साइड से 3 लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, डेल्टा बॉन्ड अगेन 2 है तो उससे एक एक 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 कार्बन मोनोऑक्साइड जो ब्रिजिंग है इनमें से आधे इलेक्ट्रॉन उधर आधे इलेक्ट्रॉन इधर। चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोडेंटेट है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन इधर इफेक्टिवली 1 उधर। इसका मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा 1 उधर जाएगा, इसी तरह इसका भी 1 इधर आएगा 1 उधर जाएगा। तो इन दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड से इफेक्टिवली 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 इधर मिलेंगे 2 इधर मिलेंगे। और अब अगर आप इसको सम करें तो देखो फिर से क्या आ रहा है 36। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कॉन्सेप्ट आपका सही है और क्लियर है तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट से कैसे भी सॉल्व करोगे वो EN फॉलो करेंगे ही। तो वीडियो पॉज करके अच्छे से इसको नोट करिएगा और तब आगे बढ़िएगा, ठीक है। और मैं आगे बढ़ रहा हूं, आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझाना है, वो ये है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और NO के बीच का कुछ डिफरेंस। लेकिन उससे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और NO प्लस का डिफरेंस बताने से पहले मैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ JEE एडवांस के लिए है। ओके, इट इज ओनली फॉर JEE एडवांस्ड। तो JEE मेन और नीट जिनका टारगेट है वो इसको नहीं पढ़ेंगे, जरूरत नहीं है आपको। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि NO 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है और NO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप NO की बात करें, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 15 है, 8 और 7 15। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जाएं तो 15 इलेक्ट्रॉन के लिए पहले 5 डब्बे, फिर 4 डब्बे, फिर 1 डब्बा। मतलब डब्बे का मतलब सबसे पहले सिग्मा 1s बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से दिस इज सिग्मा 2p z, this is pi 2p x, this one is pi 2p y, ये हो गया तुम्हारा pi 2p x एंटी बॉन्डिंग, this is pi 2p y एंटी बॉन्डिंग, and the last one is sigma 2p z एंटी बॉन्डिंग। अगर आप NO के इलेक्ट्रॉन फिलअप करें 15 इलेक्ट्रॉन, आप बाउस रूल, हुंस रूल, पाउलीज रूल फॉलो करते हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो इसके पास एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। क्यों कम करेगा? क्योंकि अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो इसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर गिने जाएं तो बॉन्डिंग हो जाएंगे 2 यहां 4, 2 यहां 6, 2 8 और 2 10। 10 बॉन्डिंग, 5 एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आता है 2.5। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं NO की बात कर रहा हूं। और वहीं अगर तुम NO प्लस की बात करोगे तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा, सबसे ऊपर वाला। अगर तुम NO प्लस की बात करोगे मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसका जो टॉप मोस्ट इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग वाला वो रिलीज हो जाएगा, और इससे इस कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 10-4, क्योंकि एक एंटी बॉन्डिंग कम हो गया, डिवाइडेड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि साहब जब भी जो NO है वो NO प्लस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रक्रिया में उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है। मतलब NO चाहता है कि वो NO प्लस की तरह बदल जाए, लेकिन बदलेगा तो तभी ना जब वो किसी और को अपना इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, और उसके लिए उसको किसी और से जुड़ना पड़ेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि जो NO है वो कंबाइंड स्टेट में NO प्लस है। NO कंबाइंड स्टेट में NO प्लस है, तो जब भी आपका जो NO है वो किसी से जुड़ेगा तो वो NO प्लस हो जाता है। जरा समझने की कोशिश करिएगा, जैसे FeH2O5 NOSO4 है, तो वैसे जब ये NO अलग रहा होगा तो ये न्यूट्रल रहेगा, लेकिन जब ये आयरन के साथ जुड़ जाएगा तो आयरन को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा और खुद को किस में बदल लेगा? NO प्लस में। तो हुआ ना यार 3 इलेक्ट्रॉन डोनर,
कैसे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ NO? इलेक्ट्रॉन डोनर 3 इसलिए हुआ क्योंकि पहले एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आयरन को और खुद को बदलेगा NO+ में, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये वाला डोनेट हो गया और अब एज अ लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बात समझने की कोशिश करो। जो NO है वो जब भी किसी से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? NO+। उसके लिए वो अपने ABMO का इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जब NO आयरन से जुड़ा रिंग टेस्ट के दौरान, तो NO ने पहले एक इलेक्ट्रॉन आयरन को दिया, बदल गया NO+ में, अब एज अ लिगेंड एक लोन पेयर देगा। तो बताओ इस NO ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? एक ये दिया और 2 ये दिए, 3। लेकिन NO+ कितने देता है? NO+ तो 2 ही देगा ना, क्योंकि जब एक बार वो एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है और NO+ में बदल चुका है, तो अब तो सिर्फ वो एक ही पेयर दे सकता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन NO एंड NO+। इसको नोट कर लेना, क्योंकि मैं अब आपको समझाना चाहूंगा कि NO और CO में अंतर क्या है। जैसे जब भी NO किसी से जुड़ रहा होता है तो लोन पेयर के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी उसको दे रहा होता है, क्योंकि वो खुद को बदल रहा होता है। ओके, तो अब अगर मैं इस NO और CO का जो डिफरेंस समझाना चाह रहा था वो अगर आपको एक्सप्लेन करूं, तो आप देखिए इसके अंदर जो है ना CrCO होल 6 में, जैसे प्राइमरी वैलेंसी यहां पर 0 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, और अगर आप लोग EN कैलकुलेट करोगे तो आएगा 24 - 0 + 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2, 36। अब जब तुमने इसमें 3 CO हटाए और 2 NO जोड़े, तो आपको वही समझाना चाह रहा हूं कि 3 CO मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 NO भी 2 × 3, क्योंकि अभी हमारी बात हुई है जो NO है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो जो काम 3 कार्बन मोनोऑक्साइड कर सकते हैं वही काम 2 NO कर सकते हैं। 3 कार्बन मोनोऑक्साइड 2 करके 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 NO 3 करके 6 इलेक्ट्रॉन। चेक कर लो, देखो यहां जब तुम इसका प्राइमरी वैलेंसी निकालोगे ना, तो चूंकि NO कंबाइंड स्टेट में आ गया है तो उसका कन्वर्जन हो गया है किसमें? NO+ में। तो जो यहां NO लिखा है वो एक्चुअल में अब NO है ही नहीं, क्योंकि जब वो कंबाइंड स्टेट में गया तो वो क्या है? NO+ है। इससे प्राइमरी वैलेंसी आप चेक कर सकते हो, क्रोमियम का आ जाएगा -2, कोऑर्डिनेशन नंबर नो डाउट 5 हो गया है 6 से, क्योंकि 3 ये और 2 वो, 5 ही लोन पेयर आएंगे। लेकिन जब तुम इसका EN कैलकुलेट करोगे ना, तो आएगा 24 -2। प्राइमरी वैलेंसी को घटाते हैं और चूंकि वो खुद माइनस है तो इवेंचुअली वो ऐड हो जाएगा, और 5 कोऑर्डिनेशन नंबर 5 × 2 सॉल्व करो, आंसर फिर वही आएगा। आप लोग चाहें तो और फर्दर बढ़ के कर सकते हैं कि फिर से इसमें अगर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड हटाएं और 2 NO जोड़ें तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा CrNO होल 4। अब अगर यहां प्राइमरी वैलेंसी निकालोगे तो -4 आएगी, क्योंकि NO क्या है? NO+ है कंबाइंड स्टेट में, और सेकेंडरी वैलेंसी अब 4 ही रह गया। बट अगर EN कैलकुलेशन करोगे तो फिर 36 आएगा। कैसे? 24 -4। प्राइमरी वैलेंसी -4 है और सेकेंडरी 4 × 2, और आपका आंसर आएगा 36। तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो यूजुअली जेईई एडवांस्ड में पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NO। तो ये आज की क्लास में मैं आपको फाइनली समझा रहा था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, जो मैंने मोनो न्यूक्लियर कंपाउंड जिनमें एक सेंट्रल एटम था उनमें भी बात की है, और जो बाई न्यूक्लियर कंपाउंड जिनमें 2 सेंट्रल एटम आए डाइमराइजेशन से, उनमें भी बात की है। यह भी डिस्कशन किया है कि EN रूल फॉलो करना एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है, और यह भी बात की है कि एक फैक्ट है कि 3D सीरीज के सारे मेटल कार्बोनिल EN रूल को फॉलो करते हैं। इनकेस अगर नहीं किया तो वो EN अचीव करने के लिए या तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करेंगे और या डाइमराइज होंगे। तो एक अच्छा डिस्कशन था। इस डिस्कशन के बाद अगली क्लास में हम पहुंचेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर पर। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। थैंक यू।